हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये जीके जेएस की 11वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके जेएस, हिंदी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास, करंट अफेयर की क्लास, कला वर्ग की जो है स्पेशल क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज की जो है क्लासेस की पीडीएफ अगर आपको फ्री में डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहां से आपको जो है फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी और छोटी छोटी बीएड की नॉलेज वहां पे भी मैं शेयर करता रहता हूं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 25 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बीएड में अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल एजुकेशन विद साहिल की तरफ से। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है जो कि हो गई है। और नहीं देखे हैं उस क्लास को तो जाके देखिए, आज ही जो है हो गई है। और 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर और 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है क्लास हुआ करती है। और ये 5:45 वाली क्लास थोड़ा लेट हो जाती है। लेट इसलिए मैं कर देता हूँ क्योंकि 5:45 पे नोटिफिकेशन नहीं जाया करता है, तो 6 या 6:15 बजे जब इसकी क्लास होती है तो नोटिफिकेशन सभी के पास पहुंच जाता है। क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। आप लोग क्रैश कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आपको जो है बीएड का पूरा मटेरियल मिलेगा। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग जुड़ सकें इस क्लास से। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, ये कि रक्त समूह ओ वाला एक व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किस ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, ये आपको बताना है। केवल ओ से या केवल ए बी से या केवल ए बी और ओ से या सभी रक्त समूह से। सभी लोग पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, स्टार लगा के इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन में मैं स्टार लगवा रहा हूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर अपनी नोट्स में लिख लिया करें। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो वो जो है केवल ओ से ही ले सकता है और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को दे सकता है। यानी कि ये सर्वदाता होता है, सर्वदाता होता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको जो है सर्वदाता कहा जाता है, तो ब्लड जिसका ग्रुप ओ रहता है उसे सर्वदाता कहा जाता है। और जिसका ए बी रहता है तो वो सभी से ले सकता है, सर्वग्राही। यानी कि ए से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सर्वग्राही होता है, यानी कि सभी से जो है ब्लड वो ले सकता है। ए बी, बी, ओ सभी से ले सकता है। ठीक है, सर्वदाता ओ को कहा जाता है, सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ओके, चलिए। और जो रक्त का जो कलर होता है, ब्लड का कलर होता है लाल, वो किसकी कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? 2, 12, 6, 14। दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना है किसकी? प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना है किसकी? अरस्तु, मेंडल या चार्ल्स डार्विन की या रॉबर्ट हुक की? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ये प्रजातियों की उत्पत्ति की जो रचना है वो है चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, प्रो अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की थी? अर्थशास्त्र, जैव रसायन, भू विज्ञान, तारा भौतिकी। 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। प्रो अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की थी? तो ये जो है किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की थी? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की थी प्रो अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी सुचेता कृपलानी। किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। ओके, अगर राज्यपाल पूछा जाता है कि पहली महिला राज्यपाल कौन है तो सरोजनी नायडू आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईवीएम का आशय क्या है? ईवीएम सभी लोग परिचित होंगे।
तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार लगा के नोट करिएगा। और कई क्लासेस में ये क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो गीत गोविंद के जो रचना किए हैं वो किए हैं जयदेव ने। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर साकेत पूछा जाता है तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, बहुत पूछा जाता है इन दोनों की रचनाएं। ओके, चलिए निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानिए। बेमेल को पहचानिए, यहाँ पे पुरस्कार के नाम दिए गए हैं, तो इसमें बेमेल कौन सा है ये आपको बताना है। 8 का जवाब देंगे सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें से बेमेल पुरस्कार कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका बेमेल है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए, करंट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कि जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया है, तो दामोदर मौजा को दिया गया है। किसे दिया गया है 57वां? दामोदर, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दामोदर मौजा जी को, ठीक है, नोट करिए फटाफट। दामोदर मौजा जी को दिया गया है 57वां, यहाँ पे 57वां। अगर 56वां पूछे तो नीलमणि फूमफन को दिया गया है। और सबसे पहला पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जी शंकर कुरुप को दिया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थियां किस में वातिल होती हैं? अस्थियां जो हैं किस में वातिल होती हैं? सभी लोग जवाब देंगे। मछलियों में या सरीसृपों में या उभयचरों में या पक्षियों में? तो अस्थियां जो हैं किस में वातिल होती हैं? ये वातिल होती हैं पक्षियों में होती हैं, बर्ड्स में होती हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न में स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगाइए कि सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? नभिकीय विखंडन या नभिकीय संलयन या रेडियो सक्रियता या आयनन? माय डियर फ्रेंड्स, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का जो नाम है वो है नभिकीय संलयन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? ग्रहण जो है किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, ऋजुरेखी संचरण, विवर्तन? तो ये जो है आपके विवर्तन के कारण लगते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है? सभी लोग जवाब देंगे। ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है? प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, कोई एल्केन? तो ये जो है आपका जो है पैदा करता है वसा। ओके, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, विद्युत लेपन के लिए समानता प्रयोग की जाने वाली धातुएं कौन सी हैं? वो धातुओं के नाम बताइए जो विद्युत लेपन के लिए जो है प्रयोग की जाती हैं। तो वो है आपकी क्रोमियम, कापर और निकल। यही जो है विद्युत लेपन के लिए जो है समानतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं, क्रोमियम, कापर और निकल। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, पॉलीक्लिनिक, हाइड्रोकार्बन? निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के रेचन से कैंसर हो सकता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? डबल स्टार लगा के नोट करिएगा। वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी ओजोन परत अगर ना हो तो? पराबैंगनी किरणें ओजोन परत के ना होने पर जो है वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को जो है रोकता है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में तो स्टार लगा लीजिए कि कीबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ पर है? कीबुल लामजाओ पार्क, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ये किस राज्य में है? मेघालय में या मणिपुर में या मिजोरम में, असम में? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका है मणिपुर राज्य में। किस राज्य में है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफॉल।
ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और किस झील में है? लोकटक झील में है। ओके, ये भी पूछा जाता है लोकटक झील किस राज्य में है, तो ये मणिपुर में ही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए NIEO का पूरा स्वरूप क्या है, फुल फॉर्म आपको बताना है। NIEO इसका फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एन का न्यू, आई का इंटरनेशनल, ई का इकोनॉमिक, ओ का ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ऑप्शंस का डी वाला यानी कि NIEO का जो है पूर्ण रूप या फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य कुचिपुड़ी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य नाटक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथकली पूछा जाए तो केरल का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का लक्ष्य उपलब्ध कराना है क्या? और इनकी कैपिटल आप लोग याद रखिएगा जरूर से जरूर। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का लक्ष्य उपलब्ध कराना क्या है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय सहायता, बहुत गरीब लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, गरीबों के लिए बीमा, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का लक्ष्य उपलब्ध कराना जो है आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी वाला। ठीक है, चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता जो है कब किया गया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? 1972, 1974, 1976, 1978। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1972 में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और हुआ था जैसे सिंधु जल समझौता, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता जो है कब हुआ था, जो कि ये भी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो सिंधु जल समझौता जो है आपका 1960 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी में डूब जाएगी कि मरकरी के पृष्ठ के ऊपर रहेगी, या अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी, या मरकरी में घुल जाएगी? क्या हो जाएगा अगर स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डाल दिया जाए? तो वो अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनियाँ, या अब श्राविकी, या प्रश्राविकी, या मेगासोनिक्स? तो उसे कहते हैं श्रव्य ध्वनियाँ। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह स्वल्प आयनित होता है, अति उत्तम विलायक है, वाष्पशील नहीं होता, अध्रुवीय विलायक है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह स्वल्प आयनित होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि NCL कहाँ स्थित है? NCL बताइए कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, या भावनगर में, या पुणे में, या पणजी में? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका स्थित है पुणे में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पेयजल में जो है यानी कि पीने के पानी में जो है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रोगाणुनाशी, या प्रतिरोधी, या प्रतिजैविक, या स्कंदक के रूप में? आप लोग भी यूज किए होंगे ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में, जब भी गंदगी हो जाती है बरसात वगैरह में। तो इससे जो है रोगाणुनाशी के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा जाए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सूत्र लिख लीजिए CaOCl2। इसका ये आपका सूत्र है, ये यहाँ पे यल है।
शो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की 11वीं क्लास। कैसे लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और स्कोर आपका क्या गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 25 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू। कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।